अच्छा गाइस, ये जो कहानी है, ये कहानी मेरे एक दोस्त हैं जो कि मेरे साथ भी काम किया करते हैं। उनका नाम नवीद है। ये उनकी कहानी है और वो बताते हैं कि अब से तकरीबन 10-12 साल पहले जब ये हैदराबाद के अंदर रहा करते थे, तो कुछ अरसे के लिए जब ये बेरोज़गार हुए तो इन्होंने अपनी मामू की सुजुकी को चलाना शुरू कर दिया। बेसिकली ये जो एक सुजुकी थी, ये सुजुकी के ज़रिए लोगों का सामान पहुंचाना, लाना या तकरीबात में जाना आना, ये सब काम किया करते थे। ये लोगों का काम करते, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते और उसके अवज़ इनको बहुत सारे पैसे मिल जाते। ये बताते हैं कि शुरू शुरू में जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैं कोशिश किया करता था कि दूर दराज इलाकों में जाने से परहेज़ करूं। लेकिन दूर दराज इलाकों में जब भी मुझे जाना होता तो मुझे एक तरह से डबल पैसे ऑफ़र किए जाते। और जब आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो मामूल था ये बढ़ता चला गया, तो मैंने सच्ची बात यह है कि पैसों के अवज़ दूर दराज इलाकों में जाने को तरजीह देना शुरू कर दी। अब मेरी कोशिश यही हुआ करती थी कि दूसरे इलाकों में, दूसरे शहरों में या करीबी किसी गांव में अगर जाना आना हो, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि मुझे एक ऑर्डर मिला, या आप कह सकते हैं कि एक सवारी मिली। इस सवारी को यहाँ से नवाबशाह जाना था और वहाँ पे 2-4 घंटे रुकने के बाद वापस आना था। मैं बहुत खुश था कि मुझे मेरे मुँह मांगे पैसे दिए जा रहे थे। लिहाजा मैंने अपनी गाड़ी वगैरह का फ्यूल वगैरह चेक किया, ऑयल चेक किया और उसके बाद उस फैमिली को पिक करने के लिए उनके घर पहुँच गया। खैर, अल्लाह अल्लाह करके 15-20 मिनट के अंदर अंदर जब उनकी फैमिली मेरी गाड़ी के अंदर बैठी तो मैंने उस फैमिली को सीधा उनकी मंजिल नवाबशाह पहुंचा दिया। अब जब वहां पे पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद इन लोगों का 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर ये प्रोग्राम बना कि वो रात के बजाय अगली सुबह वापस जाएंगे। इसके अवज़ वो कहने लगे कि हम तुम्हें इजाफी 2,000 रुपये दे देंगे और तुम हमें यहाँ से लेके वहाँ पे ड्रॉप कर देना। ज़ाहिर सी बात है, उस दौर के हिसाब से 2,000 रुपये बहुत बड़ी बात थी। मैंने जो भी मामलात थे वो तय किए और मैंने सोचा कि यहीं कहीं किसी जगह सुजुकी साइड में लगा के रात में सो जाऊंगा और जब सुबह इनकी फैमिली को जाना होगा, इस फैमिली को पिक करके वापस हैदराबाद ले जाऊंगा। अब ये जो फैमिली थी ये अपने प्रोग्राम में या जहाँ भी इनकी दावत थी वहाँ पे मसरूफ़ हो गई और मैंने इनसे कमिट किया कि सुबह 9:30-10 बजे तक मैं वापस यहाँ पे इसी जगह इनसे मिलूँगा। ज़ाहिर सी बात है, मैं पैसे भी बचाना चाहता था, तो मैंने एक ऐसी जगह की तलाश की जो कि एक सरकारी स्कूल था, उसके बराबर में कुछ दरख्त मौजूद थे और उन दरख्तों में से एक दरख्त के नीचे बहुत बड़ी बेंच लगी हुई थी। मैंने सोचा कि यहीं पे अपनी सुजुकी को पार्क करता हूँ, तकिया निकालता हूँ और सामने जो बेंच मौजूद है उस बेंच के ऊपर सो जाऊँगा। और ऐसा ही हुआ कि मैंने अपनी सुजुकी को एक जगह खड़ा किया। खड़ा करने के बाद वो जो बेंच खाली थी, मैं वहाँ पे आके लेटा और देखते ही देखते मेरा ख्याल है कि 15 या 20 मिनट के अंदर अंदर मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख खुली तो रात के तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे का टाइम था और मुझे ऐसा लग रहा था मुझे एकदम से शदीद सर्दी का एहसास हो रहा है। हालांकि उन दिनों गर्मी चल रही थी और इस गर्मी में सर्दी का लगना ये बड़ी ताज्जुब की बात थी। लेकिन जैसे ही मेरी आँख खुली तो मुझे अपने इर्द गिर्द हल्का हल्का सा धुआं धुआं सा महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जहाँ पे मैं सोया था या जहाँ पे मैं लेटा था मुझे उठा के किसी ऐसी जगह ला के रख दिया गया है जहाँ पे चारों तरफ शदीद सर्दी है या धुंध मौजूद है। खैर, जब मैंने अपने अतराफ में इधर उधर का जायज़ा लेना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ यानी मुझसे तकरीबन 5 या 6 फीट के फासले पे एक औरत और एक बच्चा पेड़ के नीचे एग्जैक्टली खड़े हुए हैं। और अजीब बात ये थी कि ये जो औरत थी, ये जो बच्चा था, इन दोनों ने सेम सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा था। हैरान कुन बात ये भी थी कि इस अंधेरे में इन दोनों की जो आंखें थीं वो ऐसा लग रहा था ना सिर्फ चमक रही हैं, बल्कि चमकने के साथ साथ एकदम से एक अजीब सी रोशनी थी जो हर कुछ देर के बाद इनकी आंखों में दिखाई दिया करती थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि इतनी रात में ये औरत इस बच्चे के साथ इस पेड़ के नीचे क्यों आके खड़ी हो चुकी है। हो सकता है मेरी तरह ये भी मुसाफिर हो और रात गुजर जाने का इंतज़ार कर रही हो। इसी दौरानी में मैं एकदम से उठ के बैठा और उठ के बैठने के बाद मैंने उस औरत को मुखातिब किया। उससे कहा कि मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप यहाँ पे आके इस बेंच पे अपने बेटे के साथ बैठ सकती हैं।
खैर मैंने जैसे ही उस औरत को इस तरह से ऑफ़र किया तो उस औरत ने एकदम से अपना पाँव आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही उस औरत ने अपने पाँव को आगे की तरफ बढ़ाना शुरू किया तो जब मेरी नज़र उस औरत के पैरों की तरफ पड़ी तो आप यकीन करें उस औरत के जो पैर थे वो ना सिर्फ उल्टे पैर थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कुछ अजीब तरीके से वो अपने पाँव को ज़मीन पर रखती हुई आगे बढ़ रही है। जैसे किसी चौपाहे को ज़बरदस्ती दो पाँव पे चला के आगे किया जाता है, तो कुछ उस तरह से उसका अंदाज था। वो उसी अंदाज से आगे बढ़ती चली आ रही थी। जाहिर सी बात है मैं बाशऊर था, मेरी इतनी उम्र थी कि मैं अच्छे बुरे को समझ सकता था। लिहाजा एकदम से मेरे दिमाग ने क्लिक करना शुरू किया और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने वही मखलूक मौजूद है जिसे ज़बान ज़द आम में पिछल पैरी या चुड़ैल के नाम से जाना जाता है। अगले ही लम्हे जो भी कुरानी आयत या सूरतें मुझे आया करती थीं, मैंने ना सिर्फ उनकी तिलावत करना शुरू की, बल्कि मैंने अगले ही लम्हे वहाँ से तेज़ रफ्तारी के साथ पलट के रोड की तरफ भागना शुरू कर दिया। हालांकि मेरी सुजुकी मेरी गाड़ी वहीं पे मौजूद थी, लेकिन मैं भागते भागते बिलाखिर एक ऐसी जगह पे आया जो कि बज़ाहिर कोई चौराहा या स्टॉप लग रहा था और उस स्टॉप के साथ दो ठेले वाले अपने अपने ठेलों पे सो रहे थे। खैर जब उन्होंने एकदम से शोर शराबा सुना यानी मेरे भागने की आवाज़ सुनी तो वो भी उठ के बैठ गए और उनको ऐसा लगा जैसे मैं चोर डकैतों से भागता हुआ बचता हुआ यहाँ पे आया हूँ। लेकिन मैंने कुछ देर बाद जब मेरी सांस बहाल हुई इन दोनों को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने एक औरत और एक बच्चे को वहाँ पे देखा था। तो वो कहने लगे कि जहाँ पे आपकी सुजुकी खड़ी हुई है इसके पीछे जो एरिया मौजूद है ये एरिया ना सिर्फ हॉन्टेड है, बल्कि इस एरिया के बारे में इस तरह की बहुत सारी बातें मशहूर हैं। कहा जाता है कि ये औरत और ये बच्चा गए वक्तों में यहाँ से रोड क्रॉस कर रहे थे और किसी गाड़ी ने शायद इनको टक्कर मार के हलाक कर दिया था। उसके बाद से ये जो औरत है अक्सर इस बच्चे के साथ यहाँ पे दिखाई दिया करती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1978 चल रहा था और हम लोग कोयटा से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पे एक छोटा सा गांव मौजूद था। उस गांव के अंदर रहा करते थे। अक्सर ऐसा होता था कि मेरे फादर क्योंकि एक बस ड्राइवर थे, जब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती तो मुझे कहा करते थे कि मेरी जगह आज तुम बस को ड्राइव करने के लिए या पैसेंजर जो वैन थी उसको चलाने के लिए चले जाओ। जाहिर सी बात है मुझे अंदाज़ा था मेरा जो बाप है वो एक हार्ट पेशेंट है। अगर मैं इनके साथ ताबुन नहीं करूँगा या इनका ख्याल नहीं रखूँगा तो अल्लाह ना करे मेरे बाप की तबीयत ख़राब हो जाएगी और हो सकता है ये हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ के यहाँ से चले जाएं। खैर जब जब उनको मेरी ज़रूरत पड़ती तो मैं आगे बढ़ के उनकी मदद करता और कोशिश करता कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं हासिल कर सकूँ। वैसे ही एक सर्द रात थी और एक बस को यानी जो बस हमारे अब्बू चलाया करते थे उस बस के जो पैसेंजर थे उनको लेके कोयटा रवाना होना था। यहाँ से जो कोयटा का रास्ता था वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 3 घंटे के बराबर था और ये जो बस थी ये रात के तकरीबन 9:30-10 बजे रवाना होने वाली थी। अब जो लोग बलूचिस्तान के बारे में जानते हैं या उसकी हिस्ट्री इनको पता है तो उनको पता होगा कि बलूचिस्तान के अंदर इस तरह की बसें चला करती थी जैसे कि आमतौर पे कराची के अंदर ट्रक यानी कि वाटर टैंकर हुआ करते हैं। अगर आपको बस के अंदर जाना है या इससे बाहर निकलना है तो बस एक रास्ता हुआ करता था और वो रास्ता ड्राइविंग सीट के लेफ़्ट साइड पे नज़र आया करता था। खैर किसी को भी अंदर आना हो बाहर जाना हो तो इस रास्ते के ज़रिए वो आ और जा सकता था। खैर जब मैं पैसेंजर वगैरह को बिठा के कोयटा के लिए रवाना हुआ तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी आधी बस में मुसाफिर मौजूद थे, जबकि जो बैक साइड वाला एरिया था उस एरिया में बस मुकम्मल तौर पे खाली पड़ी हुई थी। अब मेरा ख्याल था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो रास्ते में मुसाफिर मिलते चले जाएंगे और बिलाखिर 1 घंटे के अंदर अंदर ये जो बस है ये मुकम्मल तौर पे फुल हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप ड्राइवर के तौर पे काम करते हैं तो कुछ पैसेंजर आपको ज़रूर इस तरह के मिला करते हैं जिनके पास या तो किराया मौजूद नहीं होता या फिर वो बेचारे इस कदर गरीब होते हैं कि हमारी उनसे किराया मांगने की हिम्मत ही नहीं होती। इसी तरह मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं कोयटा की तरफ बढ़ रहा था
मेरे दोनों अतराफ में दूर दूर तक ना ही आबादी थी और ना ही किसी भी किस्म की लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम मौजूद था। तो इस रोड पे चलते चलते मुझे ऐसा लगा कि मेरी लेफ़्ट साइड पे, यानी जिस तरफ मेरी बस चलती चली जा रही है, आखिर की तरफ शायद कोई खड़ा हुआ है। आमतौर पे रात के औकात में अगर हमें कोई इस तरह नज़र आया करता है तो हम रुक के उससे पूछा ज़रूर करते हैं। हो सकता है कि इस बेचारे के पास किराया मौजूद ना हो, जिसकी वजह से ये इतनी रात में यहाँ पे खड़ा हुआ हो। खैर, जब मैंने अपनी बस की रफ्तार स्लो की और बिलाखिर एग्जैक्टली उस शख्स के सामने जाके मैंने बस रोकी, तो वाकई में ऐसा ही था। उस शख्स का जो हुलिया था वो बहुत ख़राब था। उसके जो कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा फटे पुराने थे। ऐसा लग रहा था कि इस सर्दी की वजह से उसकी स्किन फटना शुरू हो चुकी है और उसके चेहरे पे जगह जगह ज़ख़म मौजूद थे। अजीब बात यह थी कि ये जो शख्स था, इसने ना ही कोई जैकेट पहनी हुई थी, ना ही इसके पास कोई स्वेटर मौजूद था और ना ही इसके पैरों में चप्पलें नज़र आ रही थी। यानी ये मुकम्मल तौर पे किसी गरीब शख्स के होने की अक्कासी कर रहा था। अब जाहिर सी बात है, हम भी बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे, तो हमें एहसास था कि आम तौर पे इस तरह के हालात में सफ़र करना कितना मुश्किल होता है। मैंने कंडक्टर को कहा कि इस शख्स को इशारा करो, अगर ये चाहे तो पीछे आके बैठ सकता है। खैर, जब कंडक्टर ने इस आदमी को इशारा किया और उसको कहा कि अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम फ्री में, यानी बग़ैर पैसों के, पीछे जाके बैठ जाओ। नेकी की नेकी हो जाएगी और हो सकता है कि इसकी दुआओं से हमारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे तब्दील होकर रह जाए। इस पैसेंजर को बिठाने के बाद हमने जो हमारी गाड़ी थी उसको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, यानी 5, 10, 15 मिनट, यानी आधे घंटे के बाद तक मैं मुसलसल बैक व्यू मिरर से पीछे की तरफ देख रहा था। मैं देख पा रहा था कि सबसे आखिरी सीट पे वो शख्स बैठा हुआ है और कुछ अजीब तरीके से मुसलसल मिरर के अंदर मुझे देख रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देख के मुस्कुराना चाहता है, या फिर कम से कम वो मुझसे खुश ज़रूर है। इसी दौरानिए में मुख्तलिफ पैसेंजर चढ़ते चले गए, कुछ पैसेंजर उतरते चले गए और बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि कोयटा आने से पहले पहले हमारी तकरीबन 70 से 75% गाड़ी मुकम्मल तौर पे भर चुकी थी। अब हमें लग रहा था कि हमारा किराया भी वसूल हो जाएगा और ये जो हम इतनी रात में सफ़र कर रहे हैं, इसके अवध हमें कुछ न कुछ मुनाफा भी मिलेगा। इससे पहले कि कोयटा आता, कोयटा आने से तकरीबन आधे घंटे पहले उल्टे हाथ पे एक छोटी सी जगह मौजूद थी जहाँ पे आमतौर पे चाय वगैरह पीने का इंतज़ाम हुआ करता था। इसी दौरानिए में कुछ पैसेंजर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि हमें वॉशरूम वगैरह भी जाना है, अगर आपको बुरा ना लगे तो 15-20 मिनट के लिए गाड़ी को साइड में रोक दें। अब उनके कहने पे जब मैंने गाड़ी को साइड में रोका और साइड में रोकने के बाद एक एक करके कुछ पैसेंजर जब नीचे उतरे, तो जब मैंने बैक व्यू मिरर से पीछे की तरफ देखा तो उस सीट पे, जिस सीट पे मैंने उस आदमी को बैठने के लिए कहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उस सीट पे कोई भी मौजूद नहीं है। हालांकि जितने भी पैसेंजर उतरे थे या चढ़े थे वो सारे के सारे मेरे सामने चढ़े या उतरे थे और मैंने उस आदमी को नीचे उतरते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा था। अब ये जो कंडक्टर्स होते हैं, इनकी जो नज़रें होती हैं ये बहुत तेज़ होती हैं। इनको पता होता है कि किससे किराया लेना है और किसने ऑलरेडी किराया दे दिया है। खैर, जब मेरी उस कंडक्टर से बातचीत हुई तो मैंने बातों ही बातों में उससे पूछा कि ये बताओ कि ये जो आदमी जिसको मैंने पीछे से बस में चढ़ाया था, ये कहाँ पे उतरा है। वो कहने लगा कि यही बात मैं अभी सोच रहा था कि मेरे सामने ये आदमी ना ही सीट से खड़ा हुआ था, ना ही खिड़की से बाहर निकला जा सकता था, क्योंकि अगर आपको बस में आना और जाना हो उसका एक ही रास्ता था। तो मेरे ख्याल में ये आदमी इस बस से बाहर नहीं निकला था। अब क्योंकि तुमने पूछ लिया है तो मुझे इस बात का यकीन हो चला है कि वाकई में ये जो आदमी था ये देखते ही देखते बस के अंदर से गायब हो चुका है। मुझे बड़ी हैरानी थी, हालांकि मैं बार बार उसको देख रहा था और कुछ देर पहले तक मैंने अपनी आंखों से उसको वहीं पे बैठे हुए देखा था। खैर, हमने अपने आप को कन्विंस किया कि हो सकता है कि नज़र बचा के ये जो आदमी था ये नीचे उतर गया हो, या हो सकता है कि ये हमारी नज़रों से ओझल हो चुका हो। खैर, इस वाक़ये के बाद ये जो बात थी, इस बात को हम अक्सर भूल चुके थे और इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि तकरीबन 4 या 4.5 महीने के बाद मेरे अब्बा की दोबारा से तबीयत ख़राब हो गई।
अब जब मेरे अब्बा की तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आज फिर तुम्हें ये जो पैसेंजर बस है इसको ड्राइव करना होगा। जाहिर सी बात है, मैं उनका बेटा था, उनकी किसी भी बात का इनकार नहीं कर सकता था। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा। और वैसे ही हुआ कि रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे जब हम लोग यहाँ से क्वेटा के लिए रवाना हुए तो सारा का सारा वैसे ही सुनसान बयाबान रास्ता था। दूर दूर तक किसी भी किस्म की आबादी मौजूद नहीं थी और हम लोग सीधे क्वेटा की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे लास्ट टाइम वो शख्स मुझे नज़र आया था, आज भी उसी पॉइंट पे उसी हालत में वैसे ही वो शख्स वहाँ पे खड़ा हुआ था। और वैसे ही मैंने जानबूझ के अपनी इस बस को उस बंदे के आगे आहिस्ता आहिस्ता करके रोकना शुरू कर दिया। अब जब मेरी बस उस शख्स के बिल्कुल सामने जाके रुकी तो मैंने अपने कंडक्टर से कहा कि इसको इशारा करके अंदर बुलाओ। अब जैसे ही हमारे कंडक्टर ने उसको अंदर आने का इशारा किया कि उसको बोला कि तुम अंदर आ जाओ, तो उस शख्स ने किसी भी किस्म का जवाब नहीं दिया। हालांकि कंडक्टर और मैं उस आदमी को देख रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो शख्स हम दोनों को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर रहा है, जैसे कि हम उसके सामने मौजूद ही नहीं हैं। खैर, कुछ देर तक जब उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अभी हमें गाड़ी चलाते चलाते मुश्किल से 10 या 15 मिनट मज़ीद गुजरे होंगे और मेरा ख्याल है कि हमने मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर का फासला मज़ीद तय किया होगा। अब मैंने देखा कि लेफ्ट साइड पे जहाँ पे बहुत सारे बरगद के दरख्त मौजूद हैं, उन दरख्तों की झुरमट में या उनके नीचे कोई खड़ा हुआ है। अब मैंने बस की रफ्तार जो थी उसको स्लो किया और मेरा ख्याल था कि ये इशारा करेगा और फिर मैं इसको अंदर बिठा लूँगा। लेकिन जैसे ही मैं उस शख्स के बिल्कुल करीब पहुँचा तो ये वही शख्स था जिस शख्स को अभी 15 या 20 मिनट पहले मैंने पीछे छोड़ा था। कुछ देर तक तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल और दिमाग काम करना छोड़ चुके हैं। यह आदमी हमें अक्सर उसके बाद भी सफ़र करते हुए नज़र आया करता था, लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि जब हम इसको पुकारते, इससे बात करना चाहते, तो ऐसा लगता जैसे देखते ही देखते ये वहाँ से गायब हो चुका है। ये जो कहानी है ये बुनियादी तौर पे पार्टीशन के टाइम की कहानी है और बताया जाता है कि पंजाब के अंदर जो एक जगह है जिसे भक्कर कहा जाता है, उससे तकरीबन 30-40 किलोमीटर के फासले पे एक गांव मौजूद हुआ करता था। ये जो गांव था, इस गांव में इतने ज़्यादा घर मौजूद नहीं थे। आप कह सकते हैं कि इस गांव की जो आबादी थी वो तकरीबन 1000 के अंदर अंदर थी और आम तौर पे यहाँ के जो लोग थे वो बहुत सादा, बहुत ही मिलनसार हुआ करते थे। इत्तफाक से गांव के अंदर जो मस्जिद मौजूद थी उसके जो इमाम साहब थे उनका देखते ही देखते इंतकाल हो गया। अब जब उनका इंतकाल हो गया तो जाहिर सी बात है उनके लेवल का या उनके जैसा किसी आलिम का मिलना या किसी इमाम का मिलना इतना आसान नहीं था। तो गांव वालों ने अपने तौर पे कोशिशें शुरू कर दी कि ये लोग मस्जिद के लिए किसी इमाम साहब का इंतज़ाम कर सकें। इत्तफाक से अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक साहब जिनका चेहरा बहुत ही पुरनूर था, जिनके चेहरे पे दाढ़ी मौजूद थी, उनका इस गांव से गुजर हुआ। जब वो इस गांव से गुजर रहे थे तो लोग इत्तफाक से इनसे मिलने के लिए या इनकी खिदमत के लिए हाजिर हो रहे थे। जैसे जैसे गांव के लोगों ने या गांव के बुज़ुर्गों ने इन साहब से मिलना शुरू किया तो पता चला ये एक बहुत बड़े मुफक्किर हैं और बहुत बड़े आलिम दीन हैं। इत्तफाक से ये सफ़र के दौरान इस गांव से गुजर रहे थे। खैर, गांव वालों ने ये जो साहब थे जिनको हाजी साहब कहा जाता था, हाजी साहब को अप्रोच किया कि हमारे गांव में एक इमाम की ज़रूरत है, अगर आप चाहें तो हमें ये शर्फ बख्शें कि हमारा गांव आपकी इमामत में नमाज अदा कर सके। खैर, ये जो हाजी साहब थे पहले इन्होंने 1-2 दिन का टाइम मांगा और 1-2 दिन के बाद बिलाखिर ये इस गांव में रुकने के लिए राज़ी हो गए। जैसे जैसे हाजी साहब ने इस गांव के अंदर मस्जिद की इमामत शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता करके इनके अंदर जो उलूम मौजूद थे, ये जिस कदर ये इल्म से फैज़याब थे, लोगों को पता चलना शुरू हुआ। और अब अक्सर ऐसा होता है कि गांव के जितने भी मसाइल होते, ख़ास तौर पे जो दीनी मसाइल होते, इन मसाइल को हल करने के लिए लोग हाजी साहब के पास आया करते थे। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, करीब के जो भी गांव थे, इवन के भक्कर शहर के अंदर भी इन हाजी साहब का बोलबाला हो चुका था
और हर कोई कोशिश करता था कि किसी भी निकाह के लिए या किसी भी जनाजे के लिए हाजी साहब की खिदमत हासिल करे। अच्छा, एक चीज़ और थी, जहाँ पे गांव की ये मस्जिद मौजूद थी, इस मस्जिद से अगर आप बाहर निकलें तो लेफ़्ट साइड पे एक छोटा सा गार्डन मौजूद था और वहाँ पे गए वक्तों से, यानी कहा जाता था कि 100-200 सालों से एक बहुत बड़ा सा बरगद का दरख्त मौजूद था। अक्सर जो गांव के लोग थे, ख़ास तौर पे जो गांव के बच्चे थे, वो रात के औकात में यानी मगरिब होने के बाद इस एरिए में या इस तरफ जाने से परहेज़ किया करते थे। खैर, वैसे ही शदीद सर्दियाँ चल रही थी और गालिबन दिसंबर का आखिर चल रहा था। इमाम साहब आम तौर पे यानी कि इशा की नमाज़ पढ़ाने के बाद सो जाया करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है फ़जर में इनको जल्दी उठना होता था और फिर जमात करवानी होती थी, तो इनके लिए नींद को मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी हुआ करता था। वैसे ही एक रात ऐसा हुआ कि ये जो हाजी साहब थे, जिन्हें आप इमाम साहब भी कह सकते हैं, ये अपने बिस्तर पे सो रहे थे कि रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था। इनको एकदम से अपने दरवाजे से नॉकिंग की आवाज़ आना शुरू हुई। ये जो नॉकिंग की आवाज़ थी, ये बड़ी वाज़ेह आवाज़ थी और ऐसा लग रहा था जैसे जो भी बाहर मौजूद है बहुत जल्दी में है, या फिर हो सकता है कि इसके साथ कोई ना कोई एमरजेंसी हो चुकी हो। खैर, इमाम साहब जल्दी जल्दी उठे और उठने के बाद जब ये गेट पे गए तो उन्होंने देखा कि इनके गेट के बाहर 3 बड़े बड़े लंबे लंबे से बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं। तीनों के जो चेहरे हैं वो नौरानी चेहरे हैं और तीनों के चेहरे पे दाढ़ी मौजूद है। खैर, इमाम साहब को देखने के बाद ये तीनों जो बुज़ुर्ग थे, इन तीनों में जो सबसे बड़े थे, उन्होंने इमाम साहब को सलाम किया और सलाम करने के बाद वो कहने लगे कि इमाम साहब, अगर आपको जहमत ना हो तो मेरे भाई का इंतकाल हो चुका है, आप मेरे साथ चलें और मेरे साथ चल के मेरे भाई की नमाज जनाजा और इसके साथ साथ दुआ करवा दें। खैर, इमाम साहब बड़े हैरान थे कि रात के इस पहर में, जबकि 2-3 बजे का टाइम है, शदीद सर्दी हो रही है और आम तौर पे गांव के जितने भी लोग हैं, अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल हो जाए तो वो वेट करते हैं कि फ़जर की अजान के बाद या फ़जर की नमाज के बाद जनाजे को परफॉर्म कर सकें। खैर, इमाम साहब जैसे तैसे अंदर गए, इन्होंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए और कपड़े चेंज करने के बाद जब ये वापस बाहर आए तो इन्होंने इन तीनों बुज़ुर्गों से पूछा कि आपको मुझे कहाँ लेके जाना है। अब ये जो बुज़ुर्ग थे, ये कहने लगे कि बस आप हमारे पीछे पीछे चलते चले जाएं, आप हमारे पीछे पीछे चलेंगे तो बिलाखिर हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे मेरे भाई की मैयत रखी हुई है। अब वैसे ही इमाम साहब ने इन तीनों बुज़ुर्गों को फॉलो करना शुरू किया। हालांकि शदीद सर्दी हो रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है इमाम साहब की एक ज़िम्मेदारी थी, एक इंतकाल हो चुका था और उसकी नमाज जनाजा पढ़वानी थी, तो इमाम साहब इसी वजह से उन तीनों बुज़ुर्गों को फॉलो करते हुए उस तरफ पहुंचना चाहते थे जहां पे इनके भाई की मैयत मौजूद थी। इमाम साहब बताया करते थे कि जैसे जैसे मैं इनको फॉलो कर रहा था तो ये ना सिर्फ गांव से बाहर निकले, बल्कि गांव से बाहर निकलने के बाद जहां पे पहाड़ वगैरह मौजूद थे, उन पहाड़ों से होते हुए एक ऐसी जगह पे आ गए जहां से मुझे खुद रास्ता याद ना था। खैर, जैसे ही ये पहाड़ों से निकलते हुए एक ऐसी जगह पे आए तो मैंने इनसे पूछा कि आप बिला आखिर मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं। अब जब मैंने इस तरह से सवाल किया तो इन तीनों में जो सबसे छोटा आदमी था, उसने एकदम से गुस्से की सी हालत में इमाम साहब की तरफ देखा और देखते देखते बोला कि ए आदमजात, तुझे इतनी जल्दी क्यों है? बस जैसे जैसे हम चल रहे हैं तो हमारे पीछे चलता चला जा। और हैरानकुन बात यह थी कि जब ये सब इनसे बातें कर रहे थे तो इन तीनों बुज़ुर्गों में से किसी की भी जो आंखों की पलकें थीं वो ना झपक रही थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था मुसलसल इनकी आंखें खुली हुई हैं और ये इमाम साहब से बातें कर रहे हैं। अब ये जो जुमला उस आदमी ने बोला था, इस जुमले को सुनने के बाद इमाम साहब को यकीन हो चला था कि इनको जहाँ पे ले जाया जा रहा है वो कम अज़ कम इंसानों का जनाजा नहीं है। अब इन्होंने अपने तौर पे उनको फॉलो करना शुरू किया और इनको यकीन था कि अब इनका सामना यकीनन जन्नात से या इनकी जमात से हो चुका है। खैर, इनको फॉलो करते करते एकदम से एक जगह नज़र आना शुरू हुई। वहाँ पे इनसे पहले ही तकरीबन 700 या 800 बहुत लंबे लंबे एक जैसे लोग मौजूद थे और सारे के सारे जो चेहरे थे वो ना सिर्फ नौरानी थे, बल्कि ऐसा लग रहा था इनके चेहरों से एक अजीब किस्म की रोशनी निकल रही है। खैर, वहाँ पे एक मैयत रखी हुई थी। इमाम साहब को इशारा किया गया कि जैसे ये मैयत हाजिर है, बस आप जाएं और जाने के बाद नमाज जनाजा की तैयारी शुरू करें।
ऐसा ही हुआ कि जैसे इमाम साहब को इशारा किया गया था, इमाम साहब ना सिर्फ आगे बढ़े बल्कि आगे बढ़ने के बाद इन्होंने नमाज जनाजा पढ़वाना शुरू की। अब जैसे ही इमाम साहब ने नमाज जनाजा को परफॉर्म किया तो सलाम फेरने के बाद इनके पीछे जो 3 लोग मौजूद थे जो कि सरासर इमाम साहब को लेने आए थे, इन तीनों में जो शख्स इनसे बातें कर रहा था उस शख्स ने एक थैला इमाम साहब की तरफ बढ़ाया। उस थैले के अंदर बहुत सारे कोयले मौजूद थे और वो कहने लगा कि इसके अंदर से अब जितने चाहे कोयले अपने साथ रख लें, यह हमारी तरफ से आपको मुआवजा है और यह मुआवजा क्योंकि आपने नमाज जनाजा पढ़ाई है तो इसी वजह से ये मुआवजा हम आपको देना चाहते हैं। अब इमाम साहब को बड़ी हैरानी हुई कि मैं यहाँ पे इतनी सर्दी में इनके पास नमाज जनाजा पढ़वाने के लिए आया हूँ, लेकिन ये अजीब लोग हैं कि बजाय मुझे कुछ मुआवजा देने के मुझे कोयले दे रहे हैं। खैर, इमाम साहब ने बड़ी बददिली के साथ उन तमाम कोयलों में से एक कोयलों को उठाने के बाद अपनी जेब में रख लिया। अब वो कोयला जैसे ही इन्होंने अपनी जेब में रखा तो इनको कहा गया कि आगे की तरफ बढ़ना शुरू करें। जैसे ही इमाम साहब ने आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया, देखते ही देखते ऐसा लगा जैसे इमाम साहब की आंखों के आगे अंधेरा छा चुका है। अब जब इमाम साहब की आंख खुली तो ये अपने घर के सामने की तरफ, यानी जिस हुजरे में ये रहा करते थे उस मस्जिद के सामने जहाँ पे एक बरगद का दरख्त मौजूद था, उस दरख्त के बिल्कुल साइड में ये नीचे पड़े हुए थे। इनके बिल्कुल बराबर में ये इनके हाथ के साथ एक कोयला पड़ा हुआ था। इमाम साहब बताते हैं कि जब मेरी आंख खुली और मैंने उस कोयले को उठाया तो देखते ही देखते ये जो कोयला था ऐसा लगा जैसे किसी हीरे में या चमकती हुई चीज़ में तब्दील हो चुका है। वाकई में ऐसा ही था कि ये जो कोयला था ये हीरे के अंदर तब्दील हो चुका था और मुझे अब यकीन हो चला था कि जिस शख्स की मैंने नमाज जनाजा पढ़ाई थी वो यकीनन एक जिन था और उसके भाई ने उस नमाज जनाजा के अवज़ मुझे ये हीरा इनाम के तौर पे दिया है। इस वाक़ये के तकरीबन 6-7 दिन तक इमाम साहब को बुखार रहा और उसके बाद भी मुतादिद बार इनको अप्रोच किया गया, इनको अपने साथ नमाज जनाजा या निकाह पढ़ाने के लिए ले जाया जाता और इसके बदले इनको हीरे या जवाहरात से नवाजा जाता।